जाति जनगणना एक ऐतिहासिक ये निर्णय चीज समझना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना जो है वो देखिए, जरूरी जाति आधारित जनगणना जिसकी एक लंबी लड़ाई लड़ी के गई आधार है। पर समाज बटा हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ आगे निकल गए समाज। जाति जनगणना एक ऐतिहासिक निर्णय है। जाति जनगणना से हमारे देश में गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं उनकी संख्या देखी जाएगी और उनके लिए खास करके बेहतर लाभ होगा। जो अपने उस तबके के लोगों तक विकास नहीं पहुंचता था, तो उसकी संख्या को देखा जाएगा कितनी संख्या देश में है, तो वैसे लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और फायदा पहुंचेगा। गरीब वर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम सही है। आखिर सबको आरक्षण मिल रही है तो वाजिब है कि उनको भी आरक्षण देने का हक है। तो यह तो स्पष्ट हो जाएगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो ने फैसला लिया है, जो जाति जनगणना को लेकर जातीय गणना के जातीय के आधार पर गणना होगी। जातीय आधार पर गणना होगी। उसमें जो जाति के लोग हैं उनकी देखी जाएगी, उनकी कितनी भागीदारी है और कितनी हिस्सेदारी है। वे अपना बाद में जो अगर जिनकी संख्या अधिक होगी वे अपने तो मतलब दावा को प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जाति जनगणना के होने के बाद जो भेदभाव बढ़ेगा। अरे आज देखिए, जाति जनगणना लेकर के जो हमें मतलब जो विपक्ष की सरकार जो है उसने भी फल, मिठाई और पटाखे फोड़े हैं। वो लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। तो भेदभाव कहाँ, जब जो एनडीए की सरकार और विपक्ष की सरकार भी इस निर्णय से खुश है तो भेदभाव काहे बढ़ेगी। संख्या देखा जाएगा ना, किसी कितनी संख्या है तो उतनी उसकी भागीदारी होगी, यह स्पष्ट है संख्या के अनुसार। क्या नाम है? राजू कुमार मंडल, युवा जदयू जिला अध्यक्ष पूर्णिया। जाति जनगणना से क्या फायदा? देखिए, जाति आधारित जनगणना जिसकी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है हमारे नेता, बिहार के गार्जियन माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा, शरद यादव जी के द्वारा। तो एक लंबी लड़ाई इन लोगों के द्वारा जो समाजवाद के एक प्रखर नेता रहे हैं इस जॉन के, उनके द्वारा लड़ा गया है। जाति आधारित जनगणना से जो पिछड़े की जाति है, जो ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों की जब जाति आधारित जनगणना होगी तो जो पिछड़ों की आवाज़ को दबाया जाता है उनको कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। और हम लोग देखते हैं अक्सर कि कोई भी संस्थानों में जो लोगों की जितनी कैपिटल होती है उन्हें उतने परसेंटेज में प्रॉफिट दिए जाते हैं। अगर देश में ही हम इस बात को ले तो आज जाति आधारित जनगणना से जिस तादाद में, जिस संख्या में हमारी या कोई भी जातियां होंगी उसको उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी तय की जाएगी। उसमें उनके साथ किसी भी तरह का जो है बेईमानी नहीं किया जाएगा उनके जातियों के साथ। ये तो बिल्कुल पूरे बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों का स्पष्ट है कि दो लोग हैं, दो विचारधारा के लोग हैं। एक लोग गांधी को मानने वाले हैं तो दूसरे नाथूराम गॉडसे को मानने वाले हैं। नाथूराम गॉडसे को मानने वाले, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनका हरदम ये प्रयास रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े समाज से लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उनको और दबा दिया जाए। और जिसकी लड़ाई जो है, जो समाजवाद के, जो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा लड़ी गई है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर हम लोग मानते हैं तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो हाल के दिनों में जो है एक जुट करके पूरे विपक्ष को जिस तरह से उन्होंने भाजपा के खिलाफ, जो कि कभी भी चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो पहले उन लोगों ने बिहार का मांग लगातार रखा था। और हमारे नेता के एजेंडे में भी था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जो है जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जो पिछड़े हैं समाज के लोग उनको हम लोग समाज के उच्च पटल पर आने का मौका देंगे। तो इनका श्रेय तो हमारे जो यूथ लीडर है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, बिल्कुल उनको जाता है। मेरा नाम पीयूष पुजारा हुआ, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना जो है तो वो जरूरी क्यों है।
आप एक चीज़ देखे होंगे कि बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के जो नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उस समय बिहार में जातिगत जनगणना हुआ। जब केंद्र सरकार से हम लोग बार बार अनुरोध किए कि जातिगत जनगणना करवाइए, केंद्र सरकार मना कर दी। उनके बाद हम लोग बिहार सरकार अपने खजाना से खर्च करके जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना का फायदा बहुत होता है। सबसे पहले कोई भी अगर आप योजना को ला रहे हैं, किसी भी चीज़ को ला रहे हैं, आप कैसे जानिएगा कि मेरे जो राज्य में है या मेरे देश में है कितने आबादी, किस आबादी के लोग कितने प्रतिशत में है। तो पहले जातिगत जनगणना करवा करके हम ये जान लेंगे कि किस जाति के लोग हमारे समाज में है, उसका शैक्षणिक किस तरीके से है, एजुकेशन में क्या है वो, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है वो उसका क्या हेल्थ सिचुएशन क्या है, या उनके पास कितना धन है, राशि है, या समाज में किस स्तर पे वो आते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ, इस समाज में ये लोग इतने प्रतिशत पिछड़ा है, इतने समाज के ये लोग अभी सही तरीके से तरक्की नहीं कर सके हैं। तो जो हमारी सरकार की योजना है हम उनके लिए लागू करेंगे, ताकि वो जो हमारे जो मेन स्ट्रीम में जो लोग चलते हैं वो उनके बराबरी पे आके खड़े हो सके। नहीं, भेदभाव कैसे बढ़ेगा? हमको ये बताइए। ये जो सरकार जो बार बार कहती है कि जातिगत जनगणना से भेदभाव बढ़ेगा, हमको ये बताइए क्या ये संख्या अगर सामने लाना कि जैसे हम सुरजापुरी से बिलोंग करते हैं, तो मेरे राज्य में, मेरे देश में सुरजापुरी की जनसंख्या कितनी है? कोई हमारे कुल्हैया भाई बिलोंग करते हैं तो कुल्हैया की संख्या कितनी है? अब हिंदू में देखिएगा तो उनमें क्या कहते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई कितने हैं, यादव कितने हैं, राजपूत कितने हैं, कायस्थ कितने हैं। तो क्या ये अगर संख्या बता देने से क्या भेदभाव होगा और क्या होगा? इससे तो और अच्छा होगा ना। मान लीजिए कायस्थ में या राजपूत में या ब्राह्मण में या यादव में जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, सरकार उनके लिए ये योजना लाएगी। मुसलमान में जैसे सुरजापुरी पिछड़े हुए जो है, जो कुल्हैया पिछड़े हुए हैं, जो आप शेरशाबादी पिछड़े हुए हैं, उनके लिए और योजना लाएगी। जो पिछड़े हुए उनको ऊपर करेगी। इनमें कोई भेदभाव का बात नहीं है। ये अच्छा कदम है जातिगत जनगणना। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना का श्रेय तो महागठबंधन को ही जाएगा, और मुख्य तौर पे महागठबंधन के जितने भी संगठन के जो लोग हैं, जितने भी दल के लोग हैं, उनको जाएगा। और राजद में हमारे आप देखिएगा तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव जी को जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वही किए। और ये बात फिर से हम पॉइंट आउट करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले का जातिगत जनगणना कहीं हुआ तो वो बिहार में हुआ, और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ। मेरा नाम मोहम्मद बिस्मिल, जिला अध्यक्ष छात्र आजाद पूर्णिया। देखिए, जातीय जनगणना ये मामला एक संवैधानिक मामला है। संविधान में जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से विशेष अवसर, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, वो लागू है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, तो फिर बिना आंकड़े का कोई भी रिजर्वेशन का क्या मकसद है? और आज तक, अभी तक भारत का संविधान लागू होने के बाद इस पर चर्चा होती रही है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, और इस इशू पर कई बार 96 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 96 के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इस पर पूरा संसद एक सप्ताह तक बाधित रहा। और इस काम में जो लीडर थे ओबीसी के, सर्वप्रथम शरद यादव जी, देश के महान हम लोग नेता, उसको समाजवादी नेता कहते हैं। भाजपा के एक प्रमुख लीडर थे उस जमाने में, गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र से आते थे, वो हुआ, मुलायम सिंह यादव हुआ, माननीय रामविलास पासवान जी हुए। ये तमाम ओबीसी के प्रमुख नेताओं ने पार्लियामेंट में एक सप्ताह तक पार्लियामेंट को बाधित किया, और लाचार होकर उस सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार को, इस चीज़ पर घोषणा करना पड़ा पार्लियामेंट में कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम आंकड़ा इकट्ठा करेंगे पूरे देश से, किस जाति और वर्ण की कितनी संख्या। और जब जाति और वर्ण के आधार पर समाज बटा हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ आगे निकल गए समाज, और बहुसंख्यक लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे पिछड़ गए, तो वो सत्ता का लाभ लेने से विभिन्न इंस्टीट्यूशन में, चाहे एजुकेशन में हो, जुडिशियरी में हो, और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां आज भी उनकी संख्या नगण्य है। और 1931 में जनगणना हुई थी, आज़ादी के पूर्व। 1931 के बाद भारत दो टुकड़े में बटा, पाकिस्तान बटा और इंडिया बटा, तो काफ़ी संख्या में लोग इधर से उधर गए, तो ये सामाजिक जो घनत्व था ये भी बदल गया। और तब फिर आंकड़ा जो है, आंकड़ा क्यों नहीं चाहिए? और बिना आंकड़े का कोई भी डेवलपमेंट का काम आप नहीं कर सकते। आज बिहार में
काफ़ी दबाव के बाद माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर से लोग मिलने गए। उन्होंने भी हामी भरी कि आने वाले समय में हम जातीय आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, और वो मामला आया, और आया पूरा क्लियर पिक्चर आया कि कौन सी जाति, कौन सा समाज हमारा पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में, उसकी क्या शैक्षणिक स्थिति है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति। और जब तक ये आंकड़ा नहीं होगा आप किसी के लिए प्लान कैसे लाइएगा। और अभी तक ये भेग में टहलाया जाता रहा। हम एक सरकार को इसका दोषी नहीं मानते, इसमें कांग्रेस पार्टी इस देश की नेशनल पार्टी है, बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। ये दोनों पार्टियां इस इशू को कभी प्रायोरिटी में, प्रमुखता में नहीं रखा, और जिस कारण ये आज तक ठंडे बस्ते में रहा। इस देश में आरक्षण लागू हुआ, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, और मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी आज भी पूर्ण रूप में लागू नहीं है, सिर्फ नौकरियों में है। शैक्षणिक संस्थाओं में मंडल रिपोर्ट लागू नहीं। कई उसमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की बात थी, आर्थिक उन्नयन करने की बात थी। अर्जुन सिंह जी आए, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू करने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि सवर्णों में भी ऐसे लोग नहीं हैं जो सामाजिक न्याय को चाहने वाले हैं, उसमें भी हैं लोग, लेकिन उनकी बातों को सवर्ण समाज में कुछ तत्व ऐसा है जो कि रियलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये आंकड़ा आने के बाद, चाहे बिहार में हो या पूरे देश भर में, तमिलनाडु से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में सारे जगह इस निर्णय का स्वागत हो रहा है। सारे इस तबके के लोग जो लाभान्वित होंगे उनमें खुशी का माहौल है, बशर्ते कि आज भी हम लोग सशंकित हैं कि जिस तरह मनमोहन सिंह की सरकार में घोषणा के बाद आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये रिजर्वेशन और जातीय जनगणना का आंकड़ा, तो आज भी होगा कि नहीं, फिर कहीं कोई कांड कर देंगे ये लोग और उस कांड में इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रख देंगे, तब फिर चर्चा होने लगी कि हिंदूवाद, वक्फ बिल, ये अटैक जो हुआ है पुलवामा, इन सब मुद्दों को लेकर समाज को फिर भटकाने का काम किया जाएगा। और हम लोग स्वागत करते हैं इस निर्णय का और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस देश में सभी जाति बिरादरी का आंकड़ा प्रस्तुत हो। कौन अभी तक 75 साल आज़ादी के बाद किसके क्या स्थिति है, कौन इस 75 साल में विकसित हुए, वो कहाँ तक आगे गए। और जब तक ये आंकड़ा नहीं होगा, और हम लोग कहते हैं विकास 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 का डंका पीट रहे हैं, कौन सा विकास? मानव का विकास तभी होगा जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों में, रोजगार में हिस्सेदारी नहीं मिली। और आज तक बहुसंख्यक समुदाय को हिस्सेदारी नहीं मिली। ये रिप्रेजेंटेशन का मामला, इससे कहीं कोई मेरिट, लोग कहते हैं इससे मेरिट हनन हो जाएगा, कहीं ये मेरिट का मामला नहीं है। कुछ चालाक लोग चाहते हैं कि मेरिट का हनन का बहाना ढूंढकर इस मुद्दे को पुनः ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। और आज जाके देखिए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, जबकि 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों का है और उसका कटअप SC ST OBC के लड़कों से नीचे जा रहा है। और मेरिट की बात आप करते हैं, कहाँ आपका मेरिट है? ये तो आंकड़ा है। आप देखिए अभी जब से जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन आया है, कैसे हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ठिगुनिया गाड़ के गरीब लोगों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, गांव के बच्चे आज UPSC में क्रैक कर रहे हैं, BPSC में क्रैक कर रहे हैं। तो ये दबाया गया है जानबूझकर। भारत में जो सोशल डिसऑर्डर है, अनियमितता है, डिसऑर्डर का मतलब कोई अरबपति है और कोई खाकपति है, ये सामाजिक स्थिति है हमारी। तो जब तक समाज को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी देश, दुनिया का ये इतिहास है, रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं मिलेगा सभी वर्गों के लोगों को, तब तक कोई भी देश विकसित